हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आई एम ब्रजेश कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे डे 2 हमारे नीट हमारे जेई 60 डेज क्रैश कोर्स का। आज हम स्टार्ट करेंगे डे 2 हमारे JEE 45 डेज क्रैश कोर्स का। ठीक है, सो जिसमें हम आज से स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों टाइप के उसके अंदर फैक्टर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेफर्स टू द एनर्जी दैट इज प्रोपेगेटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं काफी सारी लाइट्स हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑर्डिनरी लाइट ले लीजिए, किसी भी टाइप की लाइट लीजिए, आपने देखा होगा कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है, राइट, क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ट्रेवल कैसे कर रही है? वो कुछ इस टाइप से लाइट ट्रेवल कर रही है वेव फॉर्म में, कुछ इस टाइप से। एक वेक्टर तो उसका ऐसा चल रहा है, एक वेक्टर उसका ऐसा चलेगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, ये वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ये तीनों चीजें ना आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड वाला डॉटेड वाला, और जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, और जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है वो जेड एक्सिस। ये तीनों आपस में क्या है? 90 डिग्री के एंगल पे। मैं अगर बात करूं इस एंगल के बारे में, तो ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री का। सो एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेफर टू द एनर्जी दैट इज प्रोपेगेटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है? जो ऑसिलेट करेगी, जब वो इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड प्रोपेगेट एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप सभी को पता है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं 3 लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो डायग्राम अभी मैंने आपको शो किया था वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट हो गया ब्लू वाला, रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। और अगर मैं रेड और ब्लू के बीच में जो फेज एंगल की बात करूं, तो ये 90 डिग्री का चल रहा है ना, ये 90 डिग्री। ठीक है, जो रेड और ब्लू जो हैं किस एंगल पे हैं? मान लीजिए रेड इस टाइप से चल रही है, तो ब्लू इस टाइप से चल रही है। ठीक है, तो रेड अगर एक्स एक्सिस में, तो ब्लू वाई एक्सिस में, और प्रोपेगेट जेड एक्सिस में करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफरेंट टाइप की होंगी, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी वेव हमारी ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए एक सिंपल वेव मैं लेता हूं, ये हमारी वेव हो गई। ठीक है जी, अगर ये हमारी वेव है तो इसमें एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। लोअर अपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। अपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। अब ये वेव पीक कहां पे ली है? मान लो यहाँ पे पीक ली है, तो जितनी हाइट वो मैक्सिमम गई है उसे हम क्या देते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या कह देते हैं? एम्पलीट्यूड। ये वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है ये? एम्पलीट्यूड, वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब वो जितना डेप्थ में गया है वो भी तो उसकी एक तरह से डेप्थ हुई ना। द हाइट और द डेप्थ जितनी उसने एक्वायर की है उसे क्या कहते थे हम? एम्पलीट्यूड। अब ये नीचे की तरफ गया तो इसको बोल देते ट्रफ। क्या नाम दिया गया इसे? ट्रफ। इसे क्या नाम दिया गया? ट्रफ। क्लियर? जिस फ्रीक्वेंसी से चल रही है, क्या स्पीड है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूं एक और आपका क्रस्ट बन गया और एक ट्रफ और बन गया। ठीक है, एक जो कंप्लीट वेव होती है वो एक क्रस्ट एक ट्रफ के साथ होगी। ठीक है, अब जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, इधर से ये पीक से लेके, इस पीक से लेके और इस पीक तक का ये जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इज द वेव की लेंथ, मतलब वेव लेंथ। लैम्डा इज व्हाट? वेव लेंथ। वेव लेंथ, सिंपल। ठीक है, एक वेव की जो लेंथ होगी वो होगी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज वेवलेंथ। सो कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। दिस इज द लैम्डा सिंबल। ये कैपिटल लैम्डा होता है और ये वाला जो मैंने डिनोट किया ये स्मॉल लैम्डा है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। ये आप देख सकते हो क्रस्ट और ये आप देख सकते हो क्रस्ट। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? लैम्डा, यहां से यहां तक। ठीक है, और ट्रफ्स, क्रस्ट ले लो या ट्रफ ले लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू, दिस इज न्यू। इसको कुछ इस टाइप से बनाते हैं, न्यू। इट इज अ नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स। कितनी वेव्स कंप्लीट, मतलब एक साइकिल जो है वो एक कंप्लीट वेव है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ जाएगा जिसके अंदर। इट इज अ नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी साइकिल पास हुई है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? अच्छा, लैम्डा को किसमें मेजर करते हैं? लैम्डा को मेजर कर सकते हैं मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर,
ठीक है, एंगस्ट्रॉम इनमें मेजर कर सकते हैं लेंथ की यूनिट्स में। ठीक है, लेंथ ही तो है, वेव की लेंथ है, सिंपल, यही तो बात हुई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करेंगे, क्या यूनिट होगी भाई, एक सेकंड में कितनी साइकिल बना रहा है वो, एक सेकंड में नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स साइकिल्स दैट पासेस ए गिवन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी साइकिल पास हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो अगर मान लीजिए उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, साइकिल पर सेकंड, क्या यूनिट हो जाएगी, साइकिल पर सेकंड। इसको और क्या यूनिट दी गई, इस फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट दी गई फेमस, हर्ट्ज। क्या यूनिट दी गई, हर्ट्ज, जिसका सिंबल क्या होता है, HZ। क्या सिंबल होता है, HZ। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हो गई, दो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी हाइट ली है उसने और कितनी डेप्थ गई है, ठीक है, ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज द एम्पलीट्यूड। उसके बाद आता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब स्पीड इज एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट इन वैक्यूम एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली, वैक्यूम में वो किस चीज के, मतलब किस स्पीड के थ्रू, किस स्पीड के साथ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वैक्यूम में मतलब लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की नीड नहीं है, तभी तो सनलाइट हमारे अर्थ तक आ जाती है इजीली, क्योंकि अगर बीच में कहीं वैक्यूम भी है, बीच में वैक्यूम है, अगर बीच में वैक्यूम है तो फिर भी लाइट ट्रेवल कर रही है, बट साउंड ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, साउंड मीडियम के साथ ट्रेवल करता है, ये ध्यान रखना। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। और जो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी जो स्पीड रहेगी अप्रोक्सीमेटली वो रहेगी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक रिलेशन आता है, क्या रिलेशन है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर आप कह सकते हैं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये आपकी यूनिट हो गई। अब आप कहेंगे कि ये यूनिट कैसे पता लगा, मतलब ये फॉर्मूला कैसे, रिलेशन कैसे पता लगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई रिलेशन आपको चेक करनी हो, मान लीजिए आप चेक करना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला सही है गलत है, तो इस वेलोसिटी ऑफ लाइट की यूनिट बताइए, मीटर पर सेकंड। मान लीजिए वेवलेंथ भी किसमें, मीटर में, तो मीटर से मीटर क्या बचा, पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब यही तो यूनिट थी किसकी, यही तो यूनिट थी फ्रीक्वेंसी की। पर सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स मतलब हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, यही तो बातें थी। ठीक है, बिल्कुल एकदम। आप यहां से एक छोटा सा डायग्राम भी समझ सकते हैं। देखिए आप, ये वाइब्रेटिंग सोर्स हो गया जहां से लाइट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रही है, आपका क्रस्ट हो गया, जो ऊपर वाला होता है क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, ये वेव की लेंथ हो गई, और ये एनर्जी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपकी कुछ क्या हो गई, ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। इसके बाद एक रिलेशनशिप और आती है, ये भी आप नोट कर लीजिए, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। न्यू बार इज व्हाट, वेव नंबर। न्यू बार इज व्हाट, वेव नंबर। न्यू बार इज नथिंग, दैट इज वेव नंबर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको लर्न रखनी है क्वेश्चंस के लिए। सो अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम मतलब एक रेंज आ रही है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस आ रही है वहां पे। ठीक है, मतलब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, चाहे वो यूवी हो, चाहे वो गामा हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे विजिबल हो। ठीक है, आपने डिफरेंट टाइप्स के नाम सुने होंगे, एक्सरेज सुने। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, दैट इज द स्पेक्ट्रम दैट इज द रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ वेव्स सच एज रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट हो गया, अल्ट्रा हो गया, यूवी रेज हो गया, मतलब एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया। ईच टाइप ऑफ वेव, सभी वेव्स की अपनी क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, आपने देखा एक्सरेज की अपनी एप्लीकेशंस है, गामा रेज की अपनी एप्लीकेशंस है, यूवी रेज की अपनी एप्लीकेशंस है। ठीक है, आईआर की अपनी एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा जो रिमोट्स होते हैं उनमें कौन सा आईआर यूज होता है, इंफ्रारेड। ठीक है, विजिबल की अपनी एप्लीकेशन है, माइक्रोवेव्स ओवन हम यूज करते हैं, उनकी अपनी एप्लीकेशन है। सभी की अपनी अपनी क्या है, एप्लीकेशन है, सभी की अपनी अपनी रेंज है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की क्या है, रेंज। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज है तो थोड़ी देर बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब एनर्जी की भी क्या है, रेंज है। तो मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं पैटर्न। ठीक है, सो इसमें आप, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहां से स्टार्ट हुआ, गामा रेज से, और गामा रेज ये आपकी गामा रेज होगी, उसके बाद आई एक्स रेज, उसके बाद यूवी, फिर इंफ्रारेड, और यूवी और इंफ्रारेड के बीच में आ चुका है विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, विजिबल की जो रेंज है वो है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर, और 750 नैनोमीटर में क्या है, ये है आपकी वेवलेंथ की रेंज। किसकी रेंज बता रहा हूं मैं, वेवलेंथ इज व्हाट, लैम्डा। अगर कहे कि वेवलेंथ दे दी और आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है तो बहुत सिंपल है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो चीज ट्रेवल कर रही है तो क्या हो गया, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। इसके थ्रू आप रिलेशनशिप के
थ्रू आप न्यू को लैम्डा, लैम्डा को न्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। IR के बाद आता है माइक्रोवेव, फिर आ जाता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में FM AM आपने सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में दिया हुआ और ये आपकी लैम्डा जो मीटर में दी हुई है। क्या रेंज है, कहां से स्टार्ट हुआ, 10⁻24 से स्टार्ट हुआ और फिर 10⁻0 तक गए हैं। और लैम्डा की यूनिट आप देख सकते हैं मीटर में है और 10⁻8 यहां से -16 तक है। अब इस पैटर्न को याद कैसे करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सिंपल है। लॉर्मिर UV WXYZ। लॉर्मिर मतलब लॉन्ग रेडियो वेव, लॉर मतलब लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये जो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं, ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में ले रहे हैं, ठीक है। किस में ले रहे हैं, हर्ट्ज में, ठीक है। उसके बाद आती है रेडियो वेव्स, दिस इज फॉर रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। उसके बाद आ जाती है माइक्रोवेव्स, M फॉर माइक्रोवेव्स। उसके बाद IR फॉर इंफ्रारेड। उसके बाद UV फॉर, अब UV और देखिए ध्यान से, UV के बाद आया विजिबल और IR से पहले आया विजिबल, ठीक है। मतलब IR के इधर विजिबल और UV के इधर विजिबल। अब ध्यान से समझिए, फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज। हम किस ऑर्डर में लगा रहे हैं, इंक्रीज। मतलब हम इधर से स्टार्ट हुए तो लॉर्मिर UV WXYZ। सो पहले क्या होगा, लॉर्मिर और UV से पहले आ जाएगा विजिबल, ये ध्यान रखना। UV से पहले क्या आता है यहाँ पे, विजिबल, बस ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। फिर आ जाती है अल्ट्रावायलेट, क्योंकि IR और UV के बीच में कौन लाना है, आप देखिए IR और UV के बीच में कौन है, IR और UV के बीच में विजिबल, ठीक है। विजिबल की रेंज याद रखिए 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर या फिर 750 नैनोमीटर, ठीक है। 750 नैनोमीटर, ये रेंज आपको याद रखनी है। ये रेंज जो मैंने आपको बताई है, नैनोमीटर किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की तो है नहीं, तो आप फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्यों बताएंगे, एनर्जी की यूनिट है, नहीं वेवलेंथ की यूनिट है, बिल्कुल ठीक बात है। तो वेवलेंथ में ये बात मैंने बताई आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अल्ट्रावायलेट, आपको बताइए अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद W को आप क्रॉस करिए, X फॉर एक्सरेज, सिंपल एक्सरेज। और उसके बाद गामा फॉर गामा रेज, ठीक है जी, गामा फॉर गामा रेज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे वो गामा रेज के होंगे, ठीक है। और जेड को आप हटा दीजिए सर। सो लॉर्मिर UV WXYZ, आप इस तरीके से इन्हें क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा W हमें रिमूव करना है, तो W को पहले ही रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए पैटर्न भी हमें लर्न हो गया, एकदम अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। हम एक एग्जांपल ये देख सकते हैं, आप कैलकुलेट द वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट वेवलेंथ, किसमें, नैनोमीटर में, बिल्कुल ठीक बात है। लैम्डा कैलकुलेट करना है जी, ठीक है। किस में कैलकुलेट करना, नैनोमीटर में हो जाएगा। एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन के विद ए मूविंग एट ए 1.0 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है। उन्होंने, अब मैं क्या कह रहा हूं, न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ। अगर C नहीं है तो क्या हो जाएगा, V/λ। अरे जब C नहीं है तो V/λ, बिल्कुल ठीक बात है। तो न्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका, V/λ। अगर मैं क्या कहूं, वेलोसिटी उसने दे दी, कितनी दे दी, 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अगर यूनिट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा वैल्यू क्या गिवन है तो यूनिट चेक कर लीजिए। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, H गिवन है। चलिए देखते हैं आंसर कैसे होगा। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन अभी हम पढ़ेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू H/mv और H की वैल्यू हमने पुट की 6.63 × 10⁻34 और 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम उसने दिया हुआ है मास, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है तो हम VV यूज कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें हमें थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जो वेलोसिटी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उसी की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर उसी की क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। चलिए उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात काफी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये डी ब्रोगली का मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन bonds in Cl2 is 242 किलोजूल पर मोल। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या पूछा हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इस टाइप के वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा थोड़े टाइम में, ठीक है, जब आप ये फॉर्मूले समझ जाओगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, आपने कोई लिया मेटल का पीस, ठीक है जी। मेटल के पीस पे आपने क्या किया, रेडिएशंस फॉल करा दी, ठीक है। मान लीजिए H/nu की रेडिएशंस आ रही हैं। यहाँ पे मेटल में होंगे इलेक्ट्रॉन्स को मिली एनर्जी। जैसे एनर्जी मिली वो एक्साइट हो गए, एक्साइट होते वो बाहर आ गए। इलेक्ट्रॉन्स, इस फिनोमेना को बोलते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल देते हैं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से इजेक्ट हुआ उसको बोल देते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आया है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, अब वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा H/nu पे। समझिए ध्यान से। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की कुछ ना कुछ तो नीड होगी,
भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो कुछ ना कुछ चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक कार है और आपने कार हो गई गलती से किसी कारणवश बंद, ठीक है, कोई भी रीजन था वो बंद हो गई, आपने उसको पुश करना स्टार्ट किया, अभी ब्रेक्स वगैरह कुछ नहीं लगी हुई है, पुश कर रहे हो आप, तो ऐसा थोड़ी आप फिंगर से पुश कर दोगे, ऐसा नहीं, एक हाथ से भी नहीं कर सकते, हो सकता है आपको दोनों हाथ का यूज करना पड़े। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे वो कार मूव करना स्टार्ट कर देगी, मतलब उस मिनिमम पॉइंट सेम एक पॉइंट ऐसा आएगा, आपने फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो इंसिडेंट लाइट की, ये हमारी इंसिडेंट लाइट, कौन सी लाइट है, इंसिडेंट लाइट। अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट जितनी उसे चाहिए वो फ्रीक्वेंसी और वो एनर्जी मिल जाएगी और वो बाहर चला जाएगा। उस मिनिमम अमाउंट को हम क्या कह देते हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह देते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कह देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कह देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं बताऊंगा आपको, इसको सिंबल है क्या, फ्रीक्वेंसी तो न्यू सिंबल होगा और थ्रेशोल्ड तो न्यू नॉट हो गया, क्या हो गया, न्यू नॉट। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अब हुआ क्या, मान लीजिए मैंने दी 12, मान लीजिए मैंने जो एनर्जी दी उसको 12 यूनिट दी, मैं यूनिट नहीं बता रहा हूं अभी, ठीक है, 12 यूनिट दिया, 12 जूल दी, और उसको चाहिए 10, उसको कितनी चाहिए 10, तो बाकी 2 कहां जाएगी, 2 जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो एच न्यू मैंने दिया वो एच न्यू नॉट की फॉर्म में यूज हुआ और जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी 0 है तो मतलब मैंने उतनी ही दी है जितनी उसको नीड है, तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू नॉट को बोल देते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन, जिसको हम डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से भी शो कर देते हैं, जिसको हम डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से भी शो कर देते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ही, ये भी बन जाता है, या फॉर्मूला ये भी बन जाता है एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ही, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो आप जितने मर्जी चाहे रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये है हमारी इंसिडेंट लाइट, मान लीजिए एच न्यू की आ रही है, ठीक है। ये कुछ एक एक्सपेरिमेंटल आपको मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है, ये बैटरी का सोर्स लगा हुआ है, ये एमिटर लगा हुआ है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्टेड आउट होता है तो करंट, मतलब ये एमिटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हुआ क्या, ये नेगेटिव से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। हुआ क्या, लाइट जैसी इस पे इंसिडेंट हुई मेटल के सरफेस पे, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा या नहीं होगा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो ये बातें डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है जी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करते ही एमिटर में क्या शो हो जाएगा, एमिटर में शो हो जाएगा हमें क्या, जल्दी से बताइए, डिफ्लेक्शन। ये हमारा वैक्यूम चैम्बर है, एक ऐसा चैम्बर है वैक्यूम। अब इंसिडेंट लाइट की मैंने रेडिएशंस क्या बताई, एच न्यू, और मान लीजिए इसको मिनिमम चाहिए एच न्यू नॉट, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। चलिए देख लेते हैं। तो की ऑब्जर्वेशंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इमीडिएटली व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मैटर। ये ऐसा नहीं है कि मान लो इसमें कोई लैग नहीं रहेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन आया, सॉरी लाइट इंसिडेंट की, ठीक है, फॉल की सरफेस पे, फिर इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, फिर वो कुछ टाइम बाद इजेक्टेड आउट होगा, ऐसा नहीं, जैसे ही लाइट मिली उसको सफिशिएंट अमाउंट, वो इजेक्टेड आउट, ठीक है। सो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस, ठीक है। द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड। अब मान लीजिए इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसको चाहिए एनर्जी मान लो 20 या फ्रीक्वेंसी 20 और आप दे रहे हो 18, बट आपने इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कर रखी है, तो ऐसा थोड़ी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट नहीं होगा, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो चाहे आप 1 घंटे के लिए उसको भी फॉल कराओ या 2 घंटे का फॉल कराओ, जब तक उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तब तक वो इजेक्टेड आउट नहीं होगा। तो द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंक्रीज करता है किसके साथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये बात ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो यूज हो चुकी है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो वो कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ये बात समझिए ना ध्यान से। अगर मान लीजिए आपने दी 15, उसको चाहिए 10,
और बाकी जो 5 यूज हुई वो किस फॉर्म में हुई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। आपने दी उसको चाहिए 10, मतलब HNU नॉट के 10, और आपने कितनी दी 15। अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए आपने कर दी 18, उसको कितनी चाहिए अभी भी 10। अब बाकी जो यूज हुई वो कहाँ, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो तो फिक्स्ड है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइंस्टीन प्रपोज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है। अब आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। एंड दैट आर कॉल्ड फोटोन्स। ये फोटोन्स जो होते हैं इन्हें आप क्या कह सकते हैं, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में। आइंस्टीन स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में जो लाइट है वो बाहर आ रही है, ठीक है। दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी एक आती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा कि जो हमारी लाइट है वो किस फॉर्म में बाहर आ रही है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आ रही, वो आ रही है स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट मैनर में, ठीक है। सो जब लाइट बाहर आ रही है तो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। उन स्मॉल पैकेट्स को क्या बोला गया, उन स्मॉल पैकेट्स को बोला गया क्वांटम। क्या बोला गया, क्वांटम, या आप कह सकते हो क्वांटम, ठीक है। और ईच क्वांटा की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी जिसको बोल दिया गया ई, और ई इज इक्वल टू HNU बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, HNU। इन केस ऑफ फोटोन, इन केस ऑफ इस क्वांटम को क्या बोला गया, फोटोन। इस इन केस ऑफ, अगर ये क्वांटम किससे मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो इसे क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। तो ये आपकी बातें हुई स्मॉल पैकेट्स वाली। अब E इज इक्वल टू HNU हो गया। तो आइंस्टीन प्रपोज दैट लाइट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। फोटोन्स की जो एनर्जी रहेगी वो HNU रहेगी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज व्हाट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। सो ईच फोटोन कैरीज एनर्जी गिवन बाय दिस इक्वेशन, E इज इक्वल टू HNU, E इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की मैं आपको वैल्यू बताता हूं, दैट इज फिक्स्ड वैल्यू 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकंड। ये बातें आपको माइंड में रखनी है हमेशा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। न्यू और इसके बीच में एक रिलेशन है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है। अगर E इज इक्वल टू HNU है और न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो HC बाय लैम्डा फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया, SC बाय लैम्डा, बिल्कुल ठीक बात। तो E इज इक्वल टू अगर HC बाय लैम्डा है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, HC बाय E। तो मतलब ये छोटे छोटे रिलेशनशिप है जिन्हें आप अपने माइंड में हमेशा रख सकते हैं। उसके बाद व्हेन ए फोटोन स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल, ठीक है, जैसे फोटोन स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन को तो उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जैसे ट्रांसफर हुई, जो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, जैसे फोटोन आया उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की और इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हो गया। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर, अगर जो मान लीजिए मैं कह देता हूँ ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन और इसको चाहिए ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट होने के लिए चाहिए, दैट इज न्यू। ओके, फॉर इजेक्शन मतलब दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बातें ध्यान रखिए, ठीक है। अब अगर ये ज्यादा है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल, द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, अगर ये कम है तो इजेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर न्यू ई आपकी ज्यादा हुई न्यू पी से, तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था भाई, HNU है वो किसके इक्वल है, HNU नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और जो HNU नॉट है वो क्या रहेगा, फाई। तो HNU इज इक्वल टू क्या रहेगा, फाई बोल दीजिए, फाई नॉट बोल दीजिए, फाई नॉट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाई नॉट प्लस के ई, और के ई क्या हो जाएगा कि W HNU माइनस फाई नॉट, HNU माइनस फाई नॉट, बिल्कुल ठीक बात है। वर्क फंक्शन मैंने बताया था, फाई नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन, ठीक है। फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, मतलब HNU नॉट, न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसी बात पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, अभी पढ़ के आए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो फॉर्मूले पढ़े हमने, E इज इक्वल टू HNU आ गया था जी, ठीक है। एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू HNU, और दूसरा और हमें क्या बताया, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाय लैम्डा। और हमने पढ़ा है कि जो हमने इंसिडेंट लाइट दी वो इक्वल होगी मिनिमम कितनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी की, ये हम बातें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है जी, वेवलेंथ की फॉर्म में बात कर रहा है, मतलब उसने कहा कि लैम्डा नॉट 380 नैनोमीटर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट है, अच्छा जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है, इंसिडेंट के लिए चलो आई लिख देते हैं, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है 260 नैनोमीटर। कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अब अगर जो आ रही है वो 260 है, जितनी चाहिए वो 380 है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए, और एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1237 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। देख लेते हैं सॉल्यूशन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है 380, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट गिवन है 260 नैनोमीटर। यूजिंग आइंस्टीन रिलेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें एक बात बताएं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी भाई, HNU माइनस HNU नॉट। अरे सिंपल सी बात है, HNU जो है वो किसके इक्वल है, जितनी चाहिए, और जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में यूज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस बात पे डिपेंड करेगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी बच गई है, यही तो बात है। मतलब HNU माइनस HNU नॉट, इस बात पे तो डिपेंड करेगी। अब जो ये होगा सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू HNU माइनस HNU नॉट। उसने कहा है E
उसने एक बात कही है कि जो एनर्जी है वो आप लीजिए 1237 बाय लैम्डा। अब ये बात किस बेस पे कही है वो देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा E इक्वल टू एच न्यू, बिल्कुल ठीक बात। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है जी आपका, न्यू होता है सी बाय लैम्डा। अगर न्यू आपका सी बाय लैम्डा होता तो आपने ये बोल दिया E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर आपने ऐसे बोल दिया E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा तो सिंपल सी एक बात समझिए ध्यान से, अगर आपने बोल दिया E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा तो जो C है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा आपकी वेवलेंथ हो गई, ठीक है। अगर आपने E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा बोला हुआ है तो मेरी बात ध्यान से समझिए, E इक्वल टू एच न्यू सी समझ लीजिए। जब आपने H जो वैल्यू फिक्स्ड है और जो C वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसने दे दिया खुद से 1237, तो उसने कहा कि आप ये यूज करिए E इक्वल टू 1237 बाय लैम्डा। ये जो E है ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जो मल्टीपल है उसने यूज किया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग यूज किया है। अब आप बताइए आंसर, तो अब हम बता देंगे, बिल्कुल ठीक बात है। एच न्यू इक्वल टू E इक्वल टू 1237 बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। E नॉट अगर मैं बोलूं तो मैं लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट रख सकता हूं, 1237 बाय लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास आ चुकी हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू इज व्हाट E और एच न्यू नॉट इज व्हाट E नॉट, बिल्कुल ठीक बात है। तो E और E नॉट को कर दिया मैंने, और E की वैल्यू क्या है 1237 बाय लैम्डा, और ये क्या है माइनस 1237 बाय लैम्डा नॉट। 1237 कॉमन आ गया, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू पता है आपको 260 और इसकी लैम्डा नॉट की 380, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो किस में आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो कितनी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये छोटी छोटी बातें आपको माइंड में रखनी है ताकि आपके क्वेश्चंस इजीली बनते रहे। अब आता है नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा गया तो उसमें आई 5 सीरीज, एक आई लाइमन सीरीज, ठीक है जी। लाइमन के बाद आई बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। बाल्मर के बाद कौन सी सीरीज आई जल्दी से बताइए, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन। पाश्चन के बाद कौन सी सीरीज आई, ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद कौन सी आई बताइए, पीफंड। और पीफंड के बाद आती है हम्फ्रे। कौन सी आती है, हम्फ्रे। तो हमें हम्फ्रे तक नहीं जाना, पीफंड ही पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। पीफंड और हम्फ्रे, अगर आपको हम्फ्रे भी लिखना है तो हम्फ्रे भी लिख लीजिए, हम्फ्रे, ठीक है, हम्फ्रे। आप समझिए ध्यान से, लाइमन के लिए देखो इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से, मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ से एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ऐसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये कुछ हमारी लेवल से, मान लीजिए n इक्वल टू 1 हो गया, मान लीजिए n इक्वल टू 2 हो गया, ऊपर जाते जाते जो इनके बीच में लेवल्स के बीच में गैप है ना वो कम होता जाता है। मान लीजिए n इक्वल टू 3 हो गया, मान लीजिए n इक्वल टू 4 हो गया, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, मैं आपको बस एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ तो ऐसा मत सोचना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए n इक्वल टू 5 हो गया इस टाइप से, मान लीजिए n इक्वल टू 6 हो गया। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 6 से फर्स्ट पे आ रहे हैं, या 5 से फर्स्ट पे आ रहा है, या 4 से फर्स्ट पे आ रहा है, 3 से फर्स्ट पे आ रहा है, 2 से फर्स्ट पे आ रहा है, तो मतलब एक स्टेट इसमें कॉमन है, आने वाली स्टेट वो कौन सी है, फर्स्ट स्टेट। अगर वो फर्स्ट में आ रहा है तो बोलेंगे लाइमन, क्या बोल देंगे, लाइमन। अगर वो 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2 तो बोल देंगे बाल्मर, क्या बोल देंगे, बाल्मर। अगर वो 6 से 3 इस टाइप से आ रहा है तो बोल देंगे पेस्चन, क्या बोल देंगे, पेस्चन। अगर वो 4 में आ रहा है तो क्या बोल देंगे, अपर लेवल से लोअर लेवल फिक्स्ड है दैट इज 4, तो क्या बोल देंगे, ब्रैकेट। अगर वो इसमें आ रहा है तो क्या बोल देंगे, पीफंड। अगर वो 6 में आ रहा है तो क्या बोल देंगे, हम्फ्रे, क्या बोल देंगे, हम्फ्रे, ठीक है जी। अब समझिए ध्यान से बातों को। अब हुआ क्या, जो लाइमन सीरीज, मान लीजिए वो, ये देखिए आप, ये कौन सी लाइन है, 6 वाली, ये कौन सी लाइन है, 6 वाली। 6 से गया वो फर्स्ट में, अगर वो 6 से फर्स्ट में गया, मैं आपको शो कर देता हूँ, वो 6 से फर्स्ट में गया है, ये देखिए 6 से कहाँ गया, फर्स्ट में, तो सारी लाइंस फर्स्ट पे जाकर रुक रही है। अगर वो 6 में फर्स्ट में गया है तो जो फ्रीक्वेंसी जिस टाइप की आई वो मैच कर रही थी अल्ट्रावायलेट वाले से। हमने अभी स्पेक्ट्रम देखा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी को मैच किया गया और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मैच करने के बाद जो रेंज मिली वो अल्ट्रावायलेट वाली मिली। मतलब लाइमन सीरीज किसमें लाई करती है, यूवी में। अच्छा, बाल्मर वाली सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसमें लाई कर रही है, विजिबल में। विजिबल की रीजन क्या था, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, राइट, क्या बोलेंगे, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। तो ये देख सकते हैं आप, विबग्योर वाला रीजन। अच्छा, एक चीज और समझिए ध्यान से, आपको पता है जो आपका विजिबल रीजन है उसमें विबग्योर होता है, क्या होता है इसमें, विबग्योर।
ठीक है। विबग्योर क्या होता है जी आपका, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, 7 कलर्स हो गए। अब किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी वेवलेंथ कम, तो मैं आपको बता देता हूँ, इधर से वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या कर रही है, इधर इंक्रीज कर रही है। अगर ये वेवलेंथ इधर की तरफ इंक्रीज कर रही है मतलब रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी हुई, हाईएस्ट लैम्डा किसका हुआ, रेड का, और वॉयलेट का क्या हुआ, लोएस्ट लैम्डा। अब सुनिए ध्यान से, लोएस्ट लैम्डा, एक रिलेशनशिप आप पढ़ चुके हैं जी, H इजकल टू एच न्यू और न्यू इजकल टू सी बाय लैम्डा। मतलब अगर एच सी कॉन्स्टेंट है तो ई क्या आ गया आपका, ई आ गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जितना ज्यादा ई उतना कम लैम्डा, और मतलब जितना ज्यादा लैम्डा उतना कम ई। तो मतलब ये ऑर्डर अगर इधर इंक्रीज कर रहा है तो ये एनर्जी का ऑर्डर इधर इंक्रीज करेगा, एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है। मतलब हुआ क्या कि आर की एनर्जी सबसे कम है। अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए कोई एन इजकल टू 6 से एन इजकल टू 1 पे आ रहा है, और एक आ रहा है एन इजकल टू 2 से एन इजकल टू 1। तो मुझे बताइए 2 से 1 वाले की ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा या 6 से 1 वाला, तो 6 से 1 वाला ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर इस केस में ज्यादा एनर्जी एमिट हुई तो मतलब ज्यादा एनर्जी का मतलब वॉयलेट, तो ये वाला रीजन वॉयलेट का होगा। तो ऐसे ही लोअर की तरफ आते आते रीजन जो है वेवलेंथ का इंक्रीज होता जाएगा और इसका डिक्रीज होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं वॉयलेट, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ठीक है, इस टाइप से रेड, ऐसे चलेगा। उसके बाद पास्ट चेन ब्रैकेट पी फंड आप क्या जाते हैं, और पास्ट चेन ब्रैकेट पी फंड ये सभी इंफ्रा में जाते हैं। किस में जाते हैं, ये सभी इंफ्रा में। ठीक है, ये सभी किस में जाते हैं, आईआर में, इंफ्रारेड। ठीक है, बाल्मर किस में, विजिबल में, ध्यान रखना है। और यूवी किस, यूवी में कौन है, लाइमन सीरीज। चलिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमने देखा। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखने के बाद हम कुछ आगे डिस्कस कर लेते हैं बातों को। तो आगे की बातें क्या है, एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोल देते हैं बाल्मर, रिडबर्ग फॉर्मूला बोल देते हैं। क्या फॉर्मूला बोल देते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, हम क्या बोल देते हैं इसको, रिडबर्ग फॉर्मूला। अब रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, न्यू बार इज व्हाट, वेव नंबर। रिडबर्ग ने एक रिलेशन दी, तो आप देख सकते हैं दिस इज वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, 1 बाय लैम्डा होता है। दिस इज आरएच, आरएच इज व्हाट, रिडबर्ग कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या दिया गया, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब इसको बाल्मर फॉर्मूला का बोल देंगे। बाल्मर फॉर्मूला तब बोल देंगे जब मिनिमम जो लोएस्ट वाली लेवल थी वो बाल्मर के लिए, लाइमन के लिए, पास्चन के लिए, ब्रैकेट के लिए, पफंड के लिए, पी फंड के लिए और हम्फ्रे के लिए, सभी के लिए फिक्स थी। अगर फिक्स रहने का मतलब ये है कि लोएस्ट एनर्जी लेवल फिक्स थी, और लोएस्ट एनर्जी लेवल बाल्मर के लिए थी n1 जो लोएस्ट है और n2 आपकी हाईएस्ट वाली है। दिस वन इज लोएस्ट, दिस वन इज लोएस्ट एनर्जी लेवल, दिस वन इज लोएस्ट एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन आके रुक रहा है, और दिस वन इज हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट या मैं कहूं हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, या अपर एनर्जी लेवल, सिंपल वर्ड्स में कहूं, दिस इज द लो एनर्जी लेवल, दिस इज द हाई एनर्जी लेवल। वो तो लोएस्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन आके रुक रहा है। ठीक है, वो हर अपनी सीरीज के लिए एक लोएस्ट एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, बट हाई एनर्जी लेवल वेरी करेगी। ठीक है, हाई एनर्जी लेवल क्या करेगी, वेरी एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल वेरी करेगी। और ये हाई भी बोल सकते हो या फिर आप अपर वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, अपर एनर्जी लेवल। तो ध्यान से समझिए, n1 बाल्मर के लिए फिक्स है, वो क्या है, n1 की वैल्यू 2। तो अगर मैं n1 की वैल्यू 2 फिक्स कर देता तो इस फॉर्मूले को क्या बोल देंगे, बाल्मर फॉर्मूला। अब समझिए 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। न्यू वेव नंबर है, लैम्डा वेवलेंथ है, आरएच रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है कितनी, 1.09734 into 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स। कितनी होती है, 1.09734 into 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स। या फिर एक आप सिंपल वैल्यू भी लर्न कर सकते हैं, 109,677। क्या आगे बोलिए, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि आप जब इस वैल्यू को 1.09 अगर मैं बोलता हूं, देखिए पॉइंट कहां लगा हुआ, जरा गौर से देखिए। जब मैं अगर इस वैल्यू को 1.09 क्या था आगे, 734, ठीक है, 1.09734 इंटू 10 raised to power 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, अब क्या समझिए ध्यान से, 1.09734 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बात हुई मीटर इनवर्स। नीचे आ गया मीटर, मीटर को कर दीजिए, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब नीचे क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर, तभी तो बनेगा सेंटीमीटर इनवर्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितनी जीरो बची, डेसिमल हटाइए, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 कैंसिल पूरा, तो क्या बच गया 109,734। वही बात, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपकी इन बातों को आप लर्न रख सकते हैं। ये दिस इज द रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी हम चेक करेंगे, आप देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला का क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ओके एमिटेड फ्रॉम द जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, n4 से n2। लोएस्ट वाला n1 हो गया, बिल्कुल ठीक बात। n1 2 हो गया, n2 कितना हो गया जी, 4, मतलब 4 से 2 पे आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है ऑफ He पॉजिटिव। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। अगर
हाइड्रोजन लाइक अगर जो हाइड्रोजन है, देखिए फॉर्मूला कहता है आपका न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर एच रिडबर कांस्टेंट 1 बाय n1 का स्क्वायर 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। अगर आपके फॉर्मूले में, ध्यान से समझिए, अगर आपके फॉर्मूले में बातें क्या है, अगर आपके फॉर्मूले में बातें ये वाली हैं कि जो आपका n1 है n2 है ये वाली बातें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन एटम के लिए। बट अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आ जाता है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए और हाइड्रोजन लाइक होनी चाहिए जैसे, तो उनके लिए मल्टीप्लाई करना होगा किससे, जेड स्क्वायर से। मल्टीप्लाई कितने करना होगा, जेड स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे He पॉजिटिव दिया है जिसका जेड होता है 2, तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की उसने जो बात पूछी वो क्या पूछी हुई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मैच करेगी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 ऑफ He पॉजिटिव। अगर यही बात He पॉजिटिव के लिए हो तो और हाइड्रोजन एटम के लिए हो तो कौन सी ट्रांजिशन मैच करेगी, तो वो हमें बताना। देख लेते हैं सॉल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। कैसे आएगा, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। कैसे, हमें एक बात बताएं कि जो वेव नंबर का फॉर्मूला वो होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद आर एच की वैल्यू 109677 और गिवन है हमारे n1 2 और n2 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन इन द He पॉजिटिव, तो फिर इज इक्वल टू व्हाट आप देख सकते हैं। ठीक है जी, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन इन He पॉजिटिव इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इन द ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम। यही तो कह रहा है वो, वही तो यही तो बात कह रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ध्यान से। उसने कहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम लाइक n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 ऑफ He पॉजिटिव इज इक्वल, ये इक्वल है। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो तो वेवलेंथ इक्वल होगी, बिल्कुल ठीक बात। अगर ऐसी बात है तो देख लेते हैं फिर आंसर पर, तो बहुत सिंपल हो गया। बड़ा सिंपल कैसे हो गया, देख लेते हैं कैसे सिंपल हो गया। अब हमने क्या किया, इस बात को कवर करने की ट्राई किया। जब ऐसा हुआ तो हमने फॉर्मूला लगाया एज देयर वेवलेंथ आर द, आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला फॉर He पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन He पॉजिटिव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इन द ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि वेवलेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं इन द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, वेव। ठीक है, He पॉजिटिव मैंने आपको बताया था दिस इज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसके अंदर में, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया। और इसका जेड है 2, जेड क्या है 2, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। सो न्यू बार का फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 2 का स्क्वायर, 2 मतलब जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। सिमिलरली हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। सिमिलरली हम फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करेंगे जी, देखते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये फॉर्मूला बन जाता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर एच 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब क्योंकि हाइड्रोजन का जेड क्या होता है 1, और 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले इसके इक्वल रखते हैं क्योंकि वेवलेंथ इक्वल है, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि अगर वेवलेंथ इक्वल है तो न्यू बार इक्वल हो गया। एज देयर वेवलेंथ आर द सेम द वेव नंबर्स वुड आल्सो बी द सेम। समझिए ध्यान से, न्यू होता है सी बाय लैम्डा, उसने कहा फ्रीक्वेंसी इक्वल, फ्रीक्वेंसी इक्वल तो वेवलेंथ इक्वल। अगर वेवलेंथ इक्वल तो न्यू बार होता है 1 बाय लैम्डा, तो न्यू बार भी इक्वल, बिल्कुल ठीक बात। चलिए ये बातें हमने रिलेट करके निकाल ली, बस यही तो इसमें ट्विस्ट था, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है। आर एच 1 का स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, आर एच 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। अब आर एच से आर एच क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4। ठीक है जी, हेंस वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 इन हीलियम आयन इज इक्वल टू द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कोरस्पॉन्डिंग टू व्हाट, कोरस्पॉन्डिंग टू, ये हमने इस टाइप से कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपका आंसर मैच कर जाएगा। कौन सा, आपका आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका आया है वो क्या आया, आर एच, ये हाइड्रोजन एटम के लिए 1 का स्क्वायर था, उसके बाद 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि वो आर एच और हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर था, उसके बाद कह रहा है कि 1 बाय 2 का स्क्वायर 2 पे आ रहा है, और 1 बाय माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर 4 से आ रहा है। ठीक है, 2 पर आ रहा है और 4 से आ रहा है, तो ये हो गया आर एच, आर एच से आर एच चलो कैंसिल कर देते, तो आर एच को रिमूव कर देते हैं। तो क्या बचा है यहाँ पे 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 है, ये हो गया 4, और ये हो गया आपका 1 बाय, बोलो जल्दी 4
और ये क्या हो गया -1/16। आपने ले लिया एलसीएम। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये n1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आप जब ये इक्वेशन पुट करेंगे, जरा पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे 2 पुट कर, यहाँ पे 1 पुट करिए 1/1 और ये 1 n2 की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो 2 2 क्या हो गए 4, तो 4 कितना आया, ये आ गया आपका 3/4। जरा इसको देख लीजिए 4, ये कितना आया एलसीएम 16, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 1, कितना आया जी जरा बताइए 4 × 3/16 मतलब 4 4 16 मतलब कितना आ गया 3/4। दोनों इक्वल है तो आंसर क्या हुआ सेम, आंसर क्या हुआ सही। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट आते हैं आपके एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में हम जे थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं, फिर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं, उसके बाद आता है हमारा बोहर मॉडल। चलिए बोहर मॉडल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। बोहर के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए फिक्स्ड रेडियस। ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, बोहर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। बट प्रॉब्लम क्या थी रदरफोर्ड के अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, रदरफोर्ड इस बात को नहीं बताया हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहे हैं, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी, और कुछ टाइम बाद पाथ सर्कुलर स्पाइरल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में। पता एटम इज अनस्टेबल बट एटम इज क्वाइट स्टेबल, हमें ये बात तो पता है। अगर एटम स्टेबल है तो बोहर ने उस बात को मॉडिफाई किया। बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कुलर पाथ में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या कहता है कि एक बार मान लीजिए कोई ये जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ की तरफ आपने कोई सैटेलाइट भेज दिया और अर्थ के चारों तरफ वो सैटेलाइट घूमने लगी, तो एक बार वो ऑर्बिट उसने ले लिया तो वो उसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी अनटिल अनलेस उससे कोई चीज स्ट्राइक ना करे या वो अपना पाथ किसी और तरीके से चेंज ना करे। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो वो उसी पाथ को हमेशा लेती रहेगी। तो ये बात है, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस, जिनकी रेडियस फिक्स्ड है, एनर्जी फिक्स्ड है। और पाथ नोन एज ऑर्बिट्स बोल सकते हो, स्टेशनरी स्टेट्स बोल सकते हो, एनर्जी सेल्स बोल सकते हो और अलाउड एनर्जी स्टेट बोल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, मान लीजिए 1 से 2 आ सकता है, 1 से 3 आ सकता है, 3 से 1 जा सकता है, 3 से 2 जा सकता है, इस टाइप से जंप कर सकता है एटसेट्रा। और एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। बिल्कुल ठीक बात है, हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है सेकंड इनवर्स या फिर आप बोल सकते हो हर्ट्ज। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन द एनर्जी बाय डेल्टा ई। मान लीजिए वो कहां से कहीं से भी ऊपर से नीचे गया, मान लीजिए हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ गया, तो जो चेंज इन एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा एच न्यू के। चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा एच न्यू के। नेक्स्ट बात आती है फोर्थ द एंगुलर मोमेंटम। देखिए चेंज इन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, आप समझिए ध्यान से। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये हमारी फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसको हम n=1 बोल रहे हैं। मान लीजिए हमारा n=2 है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आ जा रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी E2, इसकी एनर्जी क्या होगी E1, जो माइनस करके आएगा डेल्टा E वो किसके इक्वल होगा E2 - E1। मान लीजिए E2 क्या हो गया hν2, मान लीजिए E1 क्या हो गया hν1, H क्या आ गया कॉमन, ν2 - ν1 करके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं न्यू, तो डेल्टा E क्या हो गया एच न्यू। खत्म बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एटॉमिक मॉडल्स पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मतलब MVR इज मतलब दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है PV, बट अगर हम रेडियस को भी कंसीडर करके चलें तो वो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम, जो हो जाता है MVR। क्या हो जाता है MVR। जो हमारा MVR है एंगुलर मोमेंटम, भाई यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कौन सा मोमेंटम काउंट होगा एंगुलर मोमेंटम। जो हमारा MVR है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, एंड इज एन इंटीजर ऑफ किसका h/2 पाई का। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, h कट क्या होता है h/2 पाई। अब ये h कट क्या है, h कट इज नथिंग दैट इज द रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज द रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड h/2πd इसकी वैल्यू होती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं MVR = NH कट, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो MVR = NH कट। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे 5। अब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। भाई फर्स्ट है स्टेशनरी स्टेट या सेकंड सेल की बात कर रहे हैं या थर्ड सेल की बात कर रहे हैं या फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं एटसेट्रा, ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला दिया गया En = -RH1/n²। RH क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट, RH क्या है रिडबर्ग कांस्टेंट। अब इस बात को देख लेते हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इट मींस He पॉजिटिव Li2 पॉजिटिव विद एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर उनका अपना होगा बट उसके सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो। ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस क्या बोली गई 52.9 into n²/z, 52.9 पिकोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो Rn = 0.529 into n² by z एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी,
ये आपको बातें ध्यान रखनी है। 1 पिकोमीटर में क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ, कुछ छोटे छोटे यूनिट कन्वर्जन्स। जैसे 1 नैनोमीटर में होता है जी आपका 10⁻⁹ मीटर, 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻6 मीटर, ये तो आपको बताइए। 1 पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है आपका 10⁻⁻10। ठीक है, 1 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। Rn = 52.9 इंटू n² पिकोमीटर। अब मान लीजिए आपने कहा पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे कर दिया, बहुत सिंपल सी बात है। एक पिकोमीटर में होते हैं, आपने क्या किया देखिए ध्यान से, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम ना आए। n²/z आपने कहा पिकोमीटर, ठीक है जी, आपने कहा एक पिकोमीटर में होता है 10⁻12 मीटर, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। Rn आ गया 52.9 इंटू n² इंटू 10⁻12 मीटर। आपने कहा कि मैं 2 यूनिट यूज करना चाहता हूँ, अगर मैंने कहा 52.9 इंटू n² इंटू 10⁻12, मैंने कहा 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, इस 100 को यहाँ पे यूज करो, तो ये बन जाएगा = 0.529 इंटू n²/z, और ये बन जाएगा इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। अगर 10⁻⁻10 मीटर वो किसको होता है, आपने पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर। अगर ऐसी बात है तो आपने क्या किया, Rn = क्या बोल दिया आपने 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। इस टाइप से आप फॉर्मूलेज को ड्राइव कर सकते हैं। आपने क्या देखा, आपने एक चीज देखी कि जो Rn है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, Rn इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के। जितना ज्यादा z होता जाएगा उतनी ज्यादा r क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट। एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया था वो भी, और ये वाले फॉर्मूले -2.18 इंटू 10⁻18 z²/n²। जो Rn n²/z था, यहाँ पे एनर्जी क्या हो उसकी z²/n², मतलब एनर्जी जितना ज्यादा z होता जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, और जितना ज्यादा n इंक्रीज होता जाएगा सेल बढ़ती जाएगी। ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। बट ये वैल्यू किस में लिखी हुई है, माइनस में, तो ध्यान रखना है जितना ज्यादा z होते जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी कम होती जाएगी, और जितना ज्यादा n होता जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो और क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आता है ये वाला फॉर्मूला -13.6 z²/n²। कॉम्पैक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है Vn = 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन। हम बोहर के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी थी। क्या लिमिटेशंस थी, बोहर कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसने सिंपल बातें बता दी, बहुत अच्छी बातें भी बताई, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्पेक्ट्रम ऑफ आइटम्स विद मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात ही नहीं कर पाया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात ही नहीं कर पाया। मान लीजिए हाइड्रोजन के बारे में बात कर दी, हीलियम पॉजिटिव के बारे में बात कर दी, बट अगर मैं हीलियम के बारे में बात कर लूं तो नहीं बता पाया, क्योंकि हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हीलियम कैसा है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस। ऐसा हुआ कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो फर्दर कुछ फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो रही थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देखा गया ऐसा, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ज़ीमन इफेक्ट, जो कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और splitting of spectral of like you can see could not explain the Zeeman effect and star effect। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही थी उसे हम क्या कहते हैं, Zeeman इफेक्ट। और स्टार इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लाइन स्प्लिट हो उन्हें हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। इस टाइप से हमारी बातें होने लगी। नेक्स्ट आता है अब एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट उसने पूछा हुआ है। अब जो आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पता है भाई, अभी तो देखा है हमने -13.6 इंटू, बताइए जल्दी से, z²/n², ये तो फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी दिखा देते हैं आपको, चलिए देख लीजिए, -13.6 इंटू z²/n² एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही फॉर्मूला जब हमने इस क्वेश्चन पे अप्लाई किया तो सॉल्यूशन क्या मिला था, एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एनर्जी लेवल्स आर -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 एंड -0.544 रेस्पेक्टिवली। कैसे कैलकुलेट किया, बहुत सिंपल।
मान लीजिए एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। वो कह रहा है हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो जेड तो सीधा सीधा 1 हो गया, हटा दीजिए जेड को, ई एन क्या हो गया -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। वो कह रहा है अगर फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब एन की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट है एन की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट है एन की वैल्यू 3, फोर्थ ऑर्बिट है एन की वैल्यू 4, फिफ्थ ऑर्बिट है एन की वैल्यू 5, सिक्स्थ ऑर्बिट है एन की वैल्यू 6, सेवंथ ऑर्बिट है एन की वैल्यू 7। इस टाइप से आप एन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने एन की वैल्यू 1 पुट की तो फॉर्मूला आ जाता है -13.6 1 बाय 1 सॉरी अपॉन 1 का स्क्वायर, तो क्या बन गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम आप 2 पुट कर लीजिए तो ये आ गई आपकी E1। ये क्या आ चुकी है आपकी E1। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में नहीं है, ये है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ध्यान रखिएगा। ये E1 आ गई। मान लो E2 निकालना है तो क्या करेंगे -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा कितना होता है 12 एंड 4 4 जा कितना होता है आगे 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुई तो बचा, और ये हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फर्दर आप E3 E4 E5 E6 ये कैलकुलेट कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। मैंने आपको वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। तो उसने कहा है कि कौन सी पॉसिबल स्टेट है, तो -3.4। अच्छा प्लस में तो पॉसिबल नहीं होगी, अभी थोड़ी देर बाद जाके पॉसिबल होगी। ठीक है, तो सेकंड वाली तो पॉसिबल नहीं होगी। जो द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट, तो प्लस वाली तो अभी पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा -6.8 -3.4। तो फर्स्ट देखें या फोर्थ देखें, हमें तो देखो वैल्यूज याद रखनी है, ऐसा नहीं माइनस और प्लस वाली। ठीक है, तो हमने वैल्यूज याद रखी, तो हमें क्या मिला -3.4 मिल गया। -3.4 मिलने के बाद अच्छा ये वैल्यूज माइनस याद रहेंगी प्लस में आएंगी, तो वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो माइनस याद रहेंगी। बिल्कुल ठीक बात भाई, माइनस तो रहेगा ही, माइनस को कैंसिल करने वाला कौन रहा है, तो प्लस वाली तो नहीं रहेंगी। तो माइनस तो है ही है, इंटू में जेड स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, वो बातें तो है ही। तो क्या जेड स्क्वायर है और क्या है डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और 13.6 है। तो ये जो एन कितना भी चेंज होता रहे, एन कितना भी चेंज होता रहे, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, कैंसिल थोड़ी हो रहा है, एन कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। समझिए ध्यान से। ठीक है, इस टाइप से। तो हेंस एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एग्जांपल 6, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। उससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं एक बार, कौन सा एग्जांपल जल्दी से बताइए, जो हमने 2 क्वेश्चंस पीछे छोड़े हुए थे। ठीक है, तो वो हमारे क्वेश्चन है ये वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग एट 1.0 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो वो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये फॉर्मूला हम कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। एक आपका होता है E इज इक्वल टू mc², एक आपका होता है E इज इक्वल टू h न्यू, दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, mc² इज इक्वल टू h न्यू, तो क्या हो जाएगा mc² इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा बाय न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। c से c कैंसिल हो गया, लैम्डा क्या आ गया h/mc। ये तो आ गया इन केस ऑफ फोटोन। बट अगर कोई पार्टिकल किसी और स्पीड से मूव कर रहा है तब क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो ये, और नहीं तो ये। अब उसने स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं गई, उसने कही है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है फोटोन। तो ठीक है, हमने लगा दी डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, mv 6.63 × 10⁻34 अपॉन 1.67 × 10⁻27 इंटू 1 × 10⁻3। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.40 × 10⁻9 मीटर, जो कि लैम्डा है। आप कह सकते हैं 0.40 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। एग्जांपल 2 देख लेते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड्स। ठीक है, इस क्लोरीन का एक बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए इन Cl2 हमें जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 242 किलोजूल पर मोल। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। बिल्कुल ठीक बात, E इज इक्वल टू h न्यू होता है और न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है ना। न्यू क्या होता है, c बाय लैम्डा, मतलब एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड है लैम्डा के। अगर वो कह रहा है लैम्डा ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, तो शॉर्टेस्ट मतलब कम एनर्जी के लिए पूछ रहा है। ऑफ कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए क्लोरीन बॉन्ड इज दिस। ओके, कुछ वैल्यूज गिवन है आपको, वेलोसिटी ऑफ लाइट और एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 × 10⁻23 पर मोल इनवर्स। ठीक है, टू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी ब्रेक द क्लोरीन बॉन्ड वी कैन यूज द फॉर्मूला। हमें चाहिए E इज इक्वल टू NSC बाय लैम्डा। मतलब आपको बताइए E इज इक्वल टू क्या होता है h न्यू। अगर कुछ पार्टिकल्स की बात कर लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, NH न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH न्यू। यहाँ पे E एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, E क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 × 10⁻34 जूल सेकंड। C इज द स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू फिक्स है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है। और आपको बताइए N क्या है, N मैंने आपको अभी बताया, N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड। N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड। N एवोगाड्रो नंबर हमें गिवन है कि N जो है वो है 242
242 into 10^3 molecules, ठीक है। n क्या है 242 into 10^3 molecules। we can substitute the values in the formula। जब हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की एज लैम्डा इज इक्वल टू NHC बाय E, ठीक है। तो बाई E इज इक्वल टू क्या हो गया NH, बट वी कैन से NHC बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो गया NHC बाय E। जब n की वैल्यू क्या है 242 इंटू 10^3, उसके बाद हमने h की वैल्यू पुट कर दी 6.022 इंटू 10^-34, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10^8 मीटर पर सेकंड अपॉन E। सिंस वी आर सॉल्विंग फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वी कैन अज्यूम दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो इस एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है, ऑफ क्लोरीन व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 242 किलोजूल पर मोल हमें दी हुई है। मतलब एनर्जी इज इक्वल टू 242 इंटू 10 किलोजूल को चेंज कर दिया 10^3 इंटू जो आपका है 242 किलोजूल पर मोल इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, एंड ये आपका आंसर आ जाता है 9.71 इंटू 10^-19 जूल। 9.71 इंटू 10^-19 जूल आपका ये क्या आ गया आंसर। इस आंसर के बाद आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 492 नैनोमीटर। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मूव करेंगे हम कुछ अनदर क्वेश्चंस में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए उससे पहले हम मूव कर लेते हैं एक बार डी ब्रोगली इक्वेशन और कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल 6, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज, व्हाट इज द रेडियस Rn पूछा हुआ है। वेरी गुड, हमें फॉर्मूला पता है, देख लेते हैं। Rn इज इक्वल टू R1 फॉर हाइड्रोजन, जो कि हमें पता है कितनी होती है 0.529 भाई हाइड्रोजन का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन की n की वैल्यू 1 होगी और z 1 ही होता है, तो जो आई वो यही आई, ठीक है। 0.529 है इंटू n स्क्वायर बाय z, तो 0.529 को अप्रोक्सीमेट लिख दिया 0.53 इंटू n की वैल्यू उसने कहा है सेकंड ऑर्बिट के लिए बताई तो 2 का स्क्वायर और z की वैल्यू 1, तो 0.53 इंटू में 4, आंसर कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए वो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 0.212, ठीक है, अप्रोक्स 0.212 क्या 0.212, ठीक है। तो इस टाइप से आप आंसर्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 ये क्या लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम, 4 क्या लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 0.529 एंगस्ट्रॉम में पुट करते हैं तो ये आंसर भी किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में। मूव करेंगे डी ब्रोगली प्रिंसिपल पे, जिसका क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स बिहेव्स लाइक ए वेव at times and like a particle at other times. The wavelength of a particle is inversely proportional to its momentum. ये कैसे पता लगा अभी मैं बताऊंगा। The de Broglie wavelength can be calculated using the equation lambda is equal to h by p. Lambda is the wavelength, h is the Planck's constant, p is the momentum of the particle, p is the linear momentum here. तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो बता देता हूँ। According to Einstein equation E is equal to mc square। अभी एनर्जी का फॉर्मूला हमने चेक किया, E इक्वल टू एच न्यू, मैंने आपको डेरिवेशन अभी बताई, ये दोनों हमने क्या किया E इक्वल टू mc स्क्वायर और E इक्वल टू एच न्यू। तो हमने क्या किया इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रख दिया, क्योंकि एनर्जीज लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हमने क्या किया mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू कर दिया, ठीक है। एक फॉर्मूला हमें बताया अकॉर्डिंग टू जो हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, न्यू क्या होता है c बाय लैम्डा, भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो h c बाय लैम्डा रख दूं, क्या सीधे c कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो क्या बचा mc अपॉन mc इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को इधर लेके जाऊं और mc को नीचे ले आऊं तो बिल्कुल ये बन गया लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc। अगर ये h बाय mc है जो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं, ये किसके लिए है, जब पार्टिकल किससे मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से। अगर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहा है तब क्या करें, तब ये करें स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये बातें ध्यान रखनी है। तब ये करें कि इस फॉर्मूले में h की जगह हम क्या रखते हैं लैम्डा की जगह v, क्या लैम्डा की जगह लैम्डा, h की जगह m की जगह m, एंड वेलोसिटी की जगह क्या हो चुका है c की जगह v। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है, दैट पार्टिकल। अच्छा ऐसा थोड़ी कि हम ही सिर्फ पार्टिकल वेव नेचर शो कर सकते हैं, ह्यूमंस भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी मान लीजिए एक बात, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, h की जो वैल्यू है वो है, ठीक है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है जी। मान लीजिए आपका वेट कितना होगा 70 kg, ठीक है 70 kg। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी, आप कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं मैक्सिमम आप कार में नहीं पैदल चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी मैक्सिमम स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, नहीं सॉरी 1 किलोमीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, या मान लेते हैं चलिए 30 किलोमीटर पर आवर आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसके थ्रू इस लैम्डा को निकालेंगे तो लैम्डा इतना ज्यादा छोटा आएगा, कि जो वेव बन रही होगी वो बहुत छोटी बनेगी, है ना,
वेव की जो लेंथ होगी बहुत छोटी होगी और ऐसा लगेगा ही नहीं कि वेव बन रही है। इस वजह से जो ह्यूमंस होते हैं या जो जिनका मास ज्यादा होता है, अब ये कौन शो कर सकते हैं? जिनका मास बहुत कम है। जिनका मास क्या है? बहुत कम। मास कम है तो वेवलेंथ अच्छी बनेगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया जिसका मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना, 9.1 इंटू -31 किलोग्राम। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जिनका कुछ भी मास होता है, 1 मिलीग्राम भी अगर आप लेंगे ना, 1 मिलीग्राम, तो भी वेव जो बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात है, ठीक है। तो इस वजह ये इक्वेशंस हमारी इन चीजों के रिलेट करने के लिए काम आती है। सो दिस इज द डी ब्रोगली रिलेशनशिप, जिसका क्वेश्चन मैंने एक आपको बताया था। चलिए एग्जांपल एक और देख लेते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 4 टाइम्स, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स इंक्रीज किया, द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बिकम। अब ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ की क्या रिलेशनशिप है? बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, बिल्कुल ठीक बात है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², बिल्कुल ठीक बात है। आप कह रहे हो कि लैम्डा इज इक्वल टू अगर h/mv है तो p इज इक्वल टू vmv होता है, मतलब लीनियर मोमेंटम। आप कह रहे हो अगर ये है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप कह रहे हो काइनेटिक एनर्जी में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा हाफ, यहाँ पे मैंने किया m से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया m² और v² और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब हुआ क्या, आपने लिखा हाफ, इसको लिख सकता हूँ mv का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ अपॉन m। अगर ये mv का स्क्वायर है तो मैंने इस इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बन गया, हाफ इंटू p का स्क्वायर अपॉन में m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ चुकी है जी, जल्दी से बताइए। हाँ, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है p² बाय 2m। अगर यहाँ से p की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी, जल्दी बताइए। चलिए यहाँ से नहीं, यहाँ से निकाल लेते p की वैल्यू। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, h/λ। इस p की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो बोलिए क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, बोलिए जल्दी से, p की वैल्यू h/λ, मतलब h² इंटू में 2m। तो बाकी सब चीज को कांस्टेंट मान के चले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनवर्सली रिलेटेड होगी किसके, λ² के। अब क्या कह रहा है वो समझिए, फॉर्मूला आ गया हमारा फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, 1/λ²। तो वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। मतलब आप कर लेते हैं क्वेश्चन को तो वेवलेंथ बता दो। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी 1 की बात कर लेता हूँ किस तरीके से करना है, तो ये हो जाता है 1/λ², बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 2 जो कि है 4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, यही तो बात है, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ये है 1/λ², 1/λ²। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर दी तो काइनेटिक एनर्जी 1 से काइनेटिक एनर्जी 1 कैंसिल। अब ये अपोजिट आए ना, तो मतलब ये बना 1/4 और ऊपर आ चुका λ² और नीचे आ चुका λ1²। तो हुआ क्या, ये हो गया आपका λ1² इज इक्वल टू 4λ2²। ये तो बात हुई, λ1² इज इक्वल टू 4λ2²। अब उसने वेवलेंथ में रिलेशनशिप पूछी हुई है, क्या पूछी हुई है उसने, वेवलेंथ में रिलेशनशिप। उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी को अगर मैंने 4 टाइम्स इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या कर दिया 4 टाइम्स इंक्रीज, सो जो वेवलेंथ है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी बना, ठीक है। और जो वेवलेंथ है उसमें क्या आया, हाँ देखो क्वेश्चन में क्या क्या बना, क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हमें ये बात तो पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो 1 थी मान लीजिए वो है x, तो काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो हमने कर दी 4x, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी। तो वेवलेंथ का बताइए, किसका बताइए, वेवलेंथ का। अब एक रिलेशनशिप आई काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ की रिलेशनशिप कैसे लाए फिर इसके लिए, अब हमने एक रिलेशनशिप अभी देखी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होता है किससे, λ² से, यही तो बात, λ² से। काइनेटिक एनर्जी को अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली लैम्डा क्या हो जाएगा, हाफ। लैम्डा क्या हो जाएगा, जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी तो जो नया लैम्डा होगा वो हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ। कैसे पता लगा, आप यहाँ से देखिए λ² इनवर्सली रिलेटेड टू 1 काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा क्या आ गया, इनवर्सली रिलेटेड टू √1/k, ठीक है। और लैम्डा आप कह सकते हैं 1/ke⁻√, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने एक मान लिया λ1 जो है हमारा 1/√ke⁻1 और ke⁻1 आपको पता है क्या है, ये है आपका √x। उसके बाद मैंने कह दिया λ2 जो कि है हमारा √ke⁻2
और अंडर रूट के टू में जो हमारा है ये है 4x अंडर रूट। अगर 4x है तो मैंने क्या किया, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, तो 1 से 2 को डिवाइड करते हैं यहीं की, ठीक है। तो क्या आया लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ऊपर आ चुका है अंडर रूट 4x और नीचे आ चुका है अंडर रूट में x। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स कैंसिल, तो लैम्डा 1 क्या आ गया अंडर रूट 4 जो आ जाएगा आपका 2 लैम्डा 2, मतलब 2 इंटू लैम्डा 2, मतलब जो लैम्डा 2 के बारे में उसने रिलेशन पूछी हुई है, ये क्या आया लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 क्या हो गया 1/2 लैम्डा 1, लैम्डा 2 क्या हो गया आपका 1/2 लैम्डा 1। तो उसने कहा है कि जो नया लैम्डा है, जो नई वेवलेंथ है, वो पुरानी वेवलेंथ से क्या रिलेशनशिप में, वो हाफ हो चुकी है पुरानी वेवलेंथ के, लैम्डा 1/2। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हाफ हो चुकी है मतलब ऑप्शन 2 मैच करें। आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इफ E इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एज द न्यू वेलोसिटी इज डबल एंड ओल्ड वेलोसिटी, सो आप लिख सकते हैं जो हमारी वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इफ वेलोसिटी इज डबल लैम्डा इज हाफ। अगर वेलोसिटी डबल हो रही है तो लैम्डा क्या हो जाएगा हाफ। आप देख सकते हैं वेलोसिटी क्या हो रही है डबल, तो लैम्डा क्या हो चुका है हाफ। आप इस रिलेशनशिप के थ्रू भी कर सकते हैं। एग्जांपल 8 आपको ट्राई करना है, द टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फ्रॉम द गिवन सेट। आप देख सकते हैं सेट आपको गिवन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज निकालनी है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये तो आप लोअर ग्रेड से करते आए हैं। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, एनर्जी निकालनी 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। 1 मोल का मतलब है उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स की आपको क्या निकालनी है एनर्जी, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और आपको एग्जांपल 10 ट्राई करना है, इफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्टन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 720 नैनोमीटर। फर्स्ट लाइन ध्यान से समझना है, पास्टन सीरीज भाई लाइमन बाल्मर पास्टन के लिए n1 की वैल्यू हो गई 3, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जो भी पार्टिकल है वो आ रहा है कहां से, ऊपर वाले स्टेट से नीचे वाले स्टेट में, और नीचे वाले स्टेट है थर्ड में फिक्स, तो ऊपर वाली कौन सी फर्स्ट लाइन बनेगी जब n1 n2 4 होगा, जब वो 4 से 3 आएगा वो फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है। तो n1 n2 हो गए एंड देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द सीरीज, अगर फर्स्ट लाइन की दी हुई है तो सेकंड की बता दीजिए। इजी सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, थैंक यू सो मच।